अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारे यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 8वीं उर्दू सबक नंबर 8 गेहूं का दाना पढ़ने जा रहे हैं। अपना सबक शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश की जाती है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो। प्यारे बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सबक। सबक का नाम गेहूं का दाना है। प्यारे बच्चों, गेहूं के दाने की कहानी जो है हमारी निसाबी किताब बहारिस्तान उर्दू में शामिल है। इस कहानी के जो मुसन्निफ़ हैं लियो टॉल्स्टॉय हैं। लियो टॉल्स्टॉय रूस के तुला इलाके में पोलिना के मुकाम पर पैदा हुए। लियो टॉल्स्टॉय कदीम रूसी अमरा का एक मशहूर ख़ानदान था। लियो टॉल्स्टॉय के वालिद का नाम क्विंट निकोलाई था। लियो टॉल्स्टॉय अभी कम उम्र था कि उसके वालिदैन इस दुनिया से चल बसे। वालिदैन की मौत के बाद उसके बाकी बहन भाई समेत उन्हें उनके रिश्तेदारों ने पाला पोसा। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन और नोट लियो टॉल्स्टॉय का जो है बताया, क्योंकि क्लास 8th में नोट्स वगैरह की ज़्यादा अहमियत नहीं होती, 9th और 10th में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम इस खुलासे की बात करते हैं कि ये गेहूं का दाना जो है ये सबक क्या है और ये कहानी क्या है। प्यारे बच्चों, ये कहानी गेहूं का दाना हमारी निसाबी किताब बहारिस्तान उर्दू में शामिल है और इस कहानी के ज़रिए इस बात की वजाहत होती है कि पुराने ज़माने के इंसान और आज के इंसान में किस कदर फ़र्क है। चलिए तो हम इस लेसन की अब रीडिंग करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही ज़मीन में एक दरार थी। दरार होती है यानी कि ज़मीन जब कहीं से फट जाए तो बीच में थोड़ा सा खड्डा पैदा हो जाता है, उसे दरार कहा जाता है। प्यारे बच्चों, जब ये बच्चे खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए, क्या देखते हैं कि वहाँ एक अंडा पड़ा हुआ है। इन बच्चों ने उस दरार के अंदर जब झांक कर देखा तो उनको मालूम हुआ कि वहाँ एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। अगर आप लोगों ने कहीं गेहूं का दाना देखा हो तो उसमें एक रेडिश कलर की एक लकीर होती है। प्यारे बच्चों, आगे पढ़ते हैं। अभी बच्चे बहस कर रहे थे, यानी कि आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या चीज़ है। तो इतने में वहाँ एक मुसाफिर आ पहुँचा। बच्चे आपस में बहस ही कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा। तो उस मुसाफिर ने एक ऐसी अजीब व गरीब चीज़ देखकर वो मुसाफिर हैरान रह गया। मुसाफिर भी जब इस चीज़ को देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसको मालूम नहीं पड़ा कि ये गेहूं का दाना है या वाकई ये अंडा है। उसने बच्चों को पैसे देकर उसे मोल ले लिया। मोल लेने का मतलब होता है खरीदना, यानी कि कीमत देकर खरीद लेना। अगला जो पैरा है, मुसाफिर उसे शहर में ले गया। वहाँ पहुंचकर उसने उसे वहाँ के राजा के हाथ बेच दिया। राजा ने फ़ौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नमा अंडा दिखाकर कहा, बताइए ये क्या है। यानी कि ये बादशाह के पास जब ये मुसाफिर पहुंचा तो उसने अपना ये जो बच्चों से ख़रीदा हुआ ये शय जो थी, अंडा या गेहूं का दाना था, उसको बादशाह के यहाँ बेच दिया। बादशाह ने जैसे ही ये देखा तो उसने अपने दरबारियों को बुलाया और उनसे पूछा कि आप कहें कि ये क्या है, गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा। तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा, किसी की समझ में कुछ ना आया।
जो दरबार में लोग बैठे हुए थे सब ने देखा, लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं आया कि ये क्या है, अंडा है या गेहूं का दाना है। चनाचे गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया, खिड़की की जो ताक होती है वहाँ पे रख दिया गया। ज़रा सी देर में एक चील आई और चील ने उसके अंदर एक शगाफ, जिसको हम कहेंगे एक छेद कर दिया। छेद करना होता है, उसको जब चूंच में मारा होगा तो उसकी वजह से एक सुराग हो गया उसमें। छेद करना मतलब सुराग करना होता है। दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। अब जब छेद हो गया उसके अंदर तो फिर आसान हो गया इस लोगों को समझना, क्योंकि तब तक वो तोड़ा तो था नहीं। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए कि कैसा गेहूं का दाना है। जब ये सभी लोगों ने देखा तो सब लोग परेशान हो गए कि इतना बड़ा गेहूं का दाना कैसे पैदा हो सकता है। राजा ने कहा, ये देखकर जब सब लोग हैरान हुए, राजा ने कहा मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। अब देखो बच्चों, जब बादशाह ने ये सारी चीज़ें देखी तो उसने अपने दरबारियों से कहा कि एक बूढ़े किसान को बुलाया जाए और उससे मालूम किया जाए कि ये गेहूं का दाना जो है ये कैसे और कब और कहाँ पैदा किया जाता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की जाए। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। एक बूढ़ा सा किसान उन्होंने कहीं से पकड़ के लाया, उसको बुलाया और वो कहा कि जब उसकी अपीयरेंस हुई तो वो एक हाथ में एक लाठी लिए और दूसरे हाथ में दूसरी लाठी लिए चलता था, यानी कि लाठियों के सहारे चल रहा था। उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे, उसके मुंह में एक दांत भी न था, उसको बहुत कम सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उसे उलट पलट कर देखा और उंगलियों से छूकर अंदाज़ा लगाया कि ये क्या चीज़ है। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं न बोया है न देखा है। गेहूं बोने का मतलब है यानी कि कभी उगाया नहीं है, कभी इसका बीज अपनी ज़मीन के अंदर डाला नहीं है, या ऐसा किस्म का कोई भी गेहूं उसने नहीं देखा था। लेकिन वो बूढ़ा जो किसान था उसने ये कहा कि मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकें, यानी कि इतना बूढ़ा होने के बावजूद उसका जो वालिद था वो अभी ज़िंदा था। अगला पैरा है, इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था, वो एक लाठी के सहारे चलता था, उसकी एक आंख अभी काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? अब जब वो दूसरा यानी कि उस किसान का बाप आया तो वो सिर्फ एक लाठी के सहारे चल रहा था, उसकी एक आंख भी काम कर रही थी और उसे थोड़ा बहुत सुनाई भी दे रहा था। ठीक है, तो उससे जब पूछा गया कि क्या आपने इतना बड़ा गेहूं का दाना देखा है, तो ये बूढ़ा किसान, ठीक है, ये बूढ़ा किसान कुछ बहरा था, मतलब थोड़ा बहुत बहरा था, लेकिन अपने लड़के जैसा ना था। लड़का तो बिल्कुल उसका बहरा था। उसने कहा, सरकार, ये जो एक लफ्ज़ है ये एक इज़्ज़त देने वाला लफ्ज़ है, जैसे बादशाहों के लिए सरकार, आलम पनाह, ये ऐसे अल्फाज बड़े लोगों के लिए या बादशाहों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया है न देखा है और कभी मोल भी नहीं लिया, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज ही न था। मोल लेने का मतलब क्या होता है? कीमत वसूल करके किसी को कीमत दे के चीज़ को ख़रीद लेना, और ना ही किसी को बेचा है ना, मतलब जब उगाया ही नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ये दूसरा किसान जो है वो कहता है। ये अब आगे बढ़ते हुए इस लेसन को जो ये अगला पेरा है, अगली लाइन जो है, हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। यानी कि उस वक्त में इतनी बरकत थी, ज़मीनों में इतनी बरकत थी कि किसी को भी कभी कोई चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उन दिनों रुपया पैसा भी न था, हालांकि उन दिनों पैसे भी नहीं होते थे। हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था। मैंने अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है, लेकिन अपने साथ में ये भी कह दिया कि मैंने अपने वालिद के नाम से सुना है कि इतना बड़ा यानी कि अंडे जितना गेहूं होता था। उनके ज़माने में ऐसा गेहूं यानी था।
आप उनसे दरियाफ्त कर लें। यानी कि ये जो बूढ़ा किसान था, पहले किसान का बाप जो था, इसने कहा कि मेरे बाप से भी आप पता कर सकते हैं। अब उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। अब इसके जो बाप थे उसको भी बुलाया गया। वो दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। उसके हाथ पांव मजबूत थे, उसकी आंखों में चमक थी और वो बहरा भी न था। बहरा मतलब कानों से न सुनने वाला, ठीक है। यानी कि इस किसान की हालत ऐसी थी कि वो आराम से चलता हुआ आया, वो उसके हाथ पांव मजबूत थे, आंखों में चमक थी, दोनों आंखें यानी कि अच्छी तरह से काम कर रही थी, वो कानों से सुन भी सकता था, बहरा भी नहीं था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। अब राजा ने गेहूं का दाना जो था इस बूढ़े किसान के, जो अब किसान आया, इसके हाथ पर रख दिया। उसने जैसे ही इस गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। आई बात समझ बच्चों? ये जो किसान था ये तो खुश हो गया, इसने कहा हाँ ये तो बिल्कुल मेरे ही ज़माने का गेहूं है। राजा ने पूछा, बड़े दादा क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था? प्यारे बच्चों, ये समझने का मुकाम है यहाँ पे कि उससे जब पूछा गया तो अब जो ये जवाब बताएगा ये जवाब सुनने लायक है और अपनी आजकल की ज़िंदगी में इन चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है, जो ये किसान जो है ये जो जवाब देगा। अब प्यारे बच्चों, अब इस किसान ने जब इसको जवाब दिया, ये किसान बोला, महाराज, जैसे अभी पिछली जगह पे सरकार लफ्ज़ आया था, यहाँ महाराज लफ्ज़ आया है। ये भी इज़्ज़तदार लोगों के लिए या बादशाहों के लिए उनकी इज़्ज़त में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। मेरे ज़माने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था। अब इस किसान ने क्या कहा कि मेरे ज़माने में तो ये हर जगह मिलता था और बोया जाता था, यानी कि इसको ज़मीनों में बोया जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी है। प्यारे बच्चों, ये जो किसान था इसने अपने ज़माने में इस किस्म का गेहूं खाया भी था और बोया भी था। राजा ने पूछा, बड़े दादा क्या ऐसा गेहूं बाज़ार में बिकता था? फिर से बादशाह ने, बिकना होता है यानी कि बाज़ार में बेचा जाता है या नहीं। तो उससे पूछा कि आपके वक्त में ऐसा गेहूं जो था बाज़ार में बिकता था? किसान ने जवाब दिया, सरकार, हमारे ज़माने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह न करता था। यानी कि तब अनाज जो होता है, गुज़ा, जो भी चीज़ें घरों में बनती हैं, चावल जैसे गुंदम है, गेहूँ वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं, तो ये कभी बेचने का रिवाज न था। हम में से कोई भी पैसे का नाम न जानता था, किसी के पास भी कैश पैसा अवेलेबल नहीं था। हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूं होता था। यानी कि जिस घर के जितने अफराद होते थे उनके लिए आराम से उनकी ज़मीनों से जो कमाई जाने वाली जो गज़ा होती थी, जो डिफरेंट तरह के चीज़ें होती थी, वो इजीली मिल जाती थी, हर एक घर में अवेलेबल थी। तो इसने कहा कि पैसा भी नहीं था उस ज़माने में और अपनी ज़रूरत के मुताबिक हर एक के घर में गेहूं होता था। ये सुनकर राजा ने फिर पूछा, बड़े मियाँ ये बताइए कि ऐसा गेहूं आप किस ज़मीन में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। फिर से तो इसने पूछा कि ऐसी ज़मीन कहाँ थी कि जिसमें इतना बड़ा गेहूं उगाया जा सकता था। इस पर बूढ़े दादा ने कहा, हमारे खेत इतने बड़े थे जितनी खुदा की ज़मीन। ठीक है, यानी कि जितनी भी ज़मीन थी, जितनी अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई है वो बहुत बड़ी थी। जहाँ जहाँ में हल जोतता था, हल जोतना होता है ज़मीन को उखाड़ने के लिए, ज़मीन को इस काबिल बनाने के लिए कि उसमें किसी तरह की कोई ये फसल जो है वो उगाई जाए, तो उसको पहले ज़मीन को सेंचा जाता है, जोता जाता है, उसके बाद कोई भी जो ये फसल होता है उसमें उगाई जाती है। वो मेरा खेत था, यानी कि जहाँ तक हल जोतता था वो मेरा खेत था। यानी कि उस ज़माने में आजकल के लोगों की तरह कोई प्रोटोकॉल, कोई दीवार बंदी करके नहीं रखी थी। लोग ऐश परस्त थे, जिस एरिया में हल चलाओ वो उनका था। उस ज़माने में कोई ना कहता था कि ये ज़मीन मेरी है, जैसे आज हम 2-2 फुट पे या 5-5, 6-6 इंच पे सर तक फोड़ देते हैं। ऐसा मसला नहीं था। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को अपना नहीं कहता था। यानी कि इंसान जब तक अपने काम न करता था तो फजूल चीज़ को ऐसे ही किसी चीज़ पे बोल देना कि ये मेरी चीज़ है, ये वो है, ठीक है, जिस पे अपना हक होता था उस पे हक जताया जाता था। ना कि ऐसी मतलब फजूल किसी के साथ झगड़ा करना, किसी की ज़मीन पे झगड़ा करना, ऐसे मामलात उस वक्त के दौर में बिल्कुल भी नहीं थे।
राजा अब सोच में पड़ गए। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, बड़े दादा, मगर हम इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूं क्यों नहीं पैदा कर सकते? अब बादशाह को ये पता ही था, तो उसने ये जवाब पूछा कि हम आजकल के ज़माने में ऐसा गेहूं क्यों पैदा नहीं कर सकते। दूसरा ये कि आपका पोता, पोता होता है बेटे का बेटा, आई बात समझ? तो कहा कि अगर ये जो आपका पोता है ये तो 2 लाठियों का सहारा लेता है चलने के लिए, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलते हैं, आपकी सेहत इतनी अच्छी कैसे है? ठीक है, यानी कि इतनी अच्छी सेहत आपके पास कैसे है? बूढ़ा किसान बोला। ये जवाब जो है बहुत ही शानदार जवाब दिया है इस बूढ़े किसान ने, और ये बहुत जहन रख के आप लोग सुनेंगे। सरकार, इतना बड़ा गेहूं अब नहीं उगता, यानी कि इसने कहा कि अब नहीं उग सकता। वजह यह है कि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है। आई बात समझ? ये बहुत बड़ी बात है, और ये अगर समझा जाए तो ये बिल्कुल हकीकत है और आज के दौर की एक कड़वी सच्चाई है। आप सबको ये बात माननी पड़ेगी, चाहे आज का इंसान कितना भी कमा ले, क्यों ना उसकी आमदनी लाखों में हो, लेकिन फिर भी वो कभी अपनी कमाई से मुतमईन नहीं होता है। फिल्म देखी है ना, दिल मांगे मोर, तो याद रख लेना। बल्कि हमेशा क्या काम करते हैं हम? अपने पड़ोसी की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़र से देखते हैं। ठीक है, जो ये आज का इंसान है हमेशा हमसाये की तरफ देखता है, पड़ोसी की तरफ देखता है। इसके पास 1 गाड़ियां हैं, मैं 2 लाऊंगा। ठीक है, इसके पास घर में 1 स्टोरी बनी हुई है, मैं 4 बनाऊंगा। ये एक तरह का ये जिसे हम बोलेंगे कि ये ज़िद है। ठीक है, और हम हमेशा दूसरों को अपने आप से कम समझना चाहते हैं, लेकिन हमेशा याद रखो कि अल्लाह की नज़र में सारे इंसान बराबर हैं, और हमेशा हमें प्यार, मोहब्बत, अमन और सुकून के साथ रहना चाहिए, और अपने हमसाये के साथ बड़े अच्छे सलूक से पेश आना चाहिए। तो अब ये बादशाह जो है इससे पूछ रहे हैं और ये इसका जवाब दे रहा है। अब अगली लास्ट लाइन है इस सबक की। उस वक़्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था। आज हम लोग पैसे, गाड़ियों, महलों, ये जो महल वगैरह होते हैं, बड़े बड़े घरों, इन चीज़ों पे आजकल के इंसानों का ईमान है। लेकिन उस वक्त के लोगों का ईमान सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पे था, और वो यकीन मानते थे कि अल्लाह कभी किसी को भूखा नहीं रखते। अल्लाह ताला हर चीज़ जो है अपने बंदों के लिए, अपने नेक बंदों के लिए अता करते हैं। हमें हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इतने गुनहगार होकर भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कभी रोज़ी से नाउम्मीद नहीं किया। वो लगातार हमें रिज़्क भेजता है। उस वक़्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था, इसलिए उसका बोया हुआ। और तब का इंसान जो था, तभी जब वो एक ईमानदार इंसान था, और जब भी वो गेहूं का दाना बोता था तो इतना बड़ा था कि उसकी सेहत भी अच्छी थी, क्योंकि उसका गेहूं का दाना भी बड़ा था, और हकीकत में उस वक्त के इंसानों की जो सेहत है वो भी अच्छी थी। प्यारे बच्चों, ये एक कहानी है जो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है, लेकिन एक हकीकत की जो पेशकश है, जो नज़रसानी इस लेसन के अंदर, इस सबक के अंदर की गई है, उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये उस वक्त, उस दौर की बात की गई है कि जिस दौर में ऐसा पॉसिबल था, यानी कि लोग ईमानदार, सच्चे और अल्लाह पर ईमान रखने वाले होते थे। यहाँ हमारा ये लेसन मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेसन और ये जो बातें हमने इस लेसन के अंदर की अच्छे से समझ आई होंगी। प्यारे बच्चों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह रहमान अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसी लेसन के दरसी सवालात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।